तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गुलाम वंश के आगे से बताने वाला हूँ। तो गुलाम वंश के बाद जब गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की मलिक फिरोज के द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद यही मलिक फिरोज आके खिलजी वंश का नींव रखता है, जो कि हमारा 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक चलता है। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? मलिक फिरोज ने ही खिलजी वंश का नींव रखा था। फिर इसके बाद अब हम थोड़ा जान लेते हैं मलिक फिरोज के बारे में। तो मलिक फिरोज का जो असली नाम था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने हिंदुस्तान पे 1290 से लेके 1296 तक शासन किया। इसी ने जब हिंदुस्तान पे जब शासक के रूप में जब ये स्थापित हो गया, उसी के बाद इसने जलालुद्दीन का उपाधि ले लिया था। तो इसका 2-3 पॉइंट हम जान लेते हैं कि इसी ने खिलजी वंश का स्थापना किया, और जो इसके पूर्वज थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज थे वो तुर्किस थे, मतलब तुर्क से आए थे। ये बातें भी समझ में आ गई आप लोगों को। फिर इसका जो एक्चुअल नेम था वो तो आप लोगों को पता ही है कि इसका एक्चुअल नेम क्या था, मलिक फिरोज। मलिक फिरोज इसका मतलब असली वास्तविक नाम था। फिर इसने 1293 ईस्वी में देवगिरी पे हमला किया, जिसका की नाम था दौलताबाद। ये एक महाराष्ट्र का जगह था। उस समय में हम इसको प्रांत भी कह सकते हैं कि ये उस समय महाराष्ट्र का एक प्रांत था। तो इसने हमला किया। तो उस समय जो देवगिरी के जो राजा थे उनका नाम था रामचंद्र देव। देवगिरी के राजा का नाम था रामचंद्र देव। तो फिर इसके बाद जब इन्होंने हमला किया तो उसके बाद इन दोनों में एक संधि हो गया था, मतलब फ्रेंडशिप का ट्रीटी हो गया था। तो दे बिकेम फ्रेंड बाय अ ट्रीटी। इन दोनों ने खुद में एक संधि का समझौता कर लिया और ये दोनों दोस्त बन गए एक दूसरे के। फिर इसके बाद एक और पॉइंट जान लेते हैं इसके नेपियू के बारे में। नेपियू मतलब भगीना होता है, फिर या फिर ये इसको भतीजा भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किताब में किसी में भगीना लिखा हुआ है तो किसी में भतीजा लिखा हुआ है। तो इसके जो भतीजा का नाम था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसी का जो एक नाम दिया हुआ या उपनाम हम कह सकते हैं कि इसका एक उपनाम था अली गुरसप्पा। इसका उपनाम था अली गुरसप्पा। तो जो ये अली गुरसप्पा था, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अली गुरसप्पा जो था ये काड़ा का इक्तेदार था। इक्तेदार तो मालूम है आप लोगों को। इक्तेदार का जो पोस्ट है वो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, कि मतलब क्षेत्र को प्रोविंस में बांटकर और एक जो उस प्रोविंस का जो हेड होता था उसे इक्तेदार कहा जाता था। तो ये हम जानते हैं कि काड़ा अब कहाँ पे है। तो काड़ा जो है ये कौशाम्बी और प्रयागराज को मिलाकर अभी जो है वो कौशाम्बी और प्रयागराज को मिलाकर जो जगह बनता है उसको काड़ा कहा जाता है। तो यही जो अली गुरसप्पा था या फिर अलाउद्दीन खिलजी था, ये काड़ा का इक्तेदार हुआ करता था। इसी दौरान मंगोल्स का चौथा अटैक होता है।
चौथा अटैक होता है मंगोल्स का। तो मंगोल्स का जो पहला तीसरा अटैक है ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है। मंगोल्स का पहला अटैक होता है इल्तुतमिश के समय में, दूसरा अटैक होता है बहरम शाह के समय में, फिर तीसरा अटैक होता है बलबन के समय में, और जो चौथा अटैक हुआ मंगोल्स का वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ था, जिसमें कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने ही डिफेंड किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने एक और पॉइंट मतलब आप लोगों को नहीं बताया। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था। मुस्लिम लोगों में होता है कि वो बहन से शादी कर सकते हैं, तो इसी वजह से जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का शादी अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। ये भी अलाउद्दीन खिलजी भी काफी प्रतिभाशाली था। यही सब देखते हुए जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अपना दामाद बना लिया था। फिर अब हम देखते हैं इसके आगे कि चौथा जब अटैक होता है तो इसका जो सेनापति होता है वो अलाउद्दीन खिलजी होता है और यही मंगोल्स का सामना करता है। फिर मंगोल्स के 4000 सैनिकों को ये अपना गुलाम एक तरह से बना लेता है और उनके सामने एक पेशकश रखता है कि या तो आप अपना धर्म परिवर्तन कर ले या मैं आपका सर काट दूंगा। तो फिर वो जो 4000 सैनिक थे वो सब अपना धर्म छोड़ के, चूंकि मंगोल सब बौद्ध धर्म के थे, तो उन सब ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और नया धर्म अपना लिया, जिसे कि न्यू मुस्लिम्स कहा गया है। न्यू मुस्लिम्स कहा गया। अब न्यू मुस्लिम्स के रहने के लिए एक जगह का भी निर्माण करवाना जरूरी था, तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इन लोगों के लिए एक मुगलपुर नाम का शहर बसाया। मुगलपुर नाम का शहर बसाया और आज के डेट में इसे ही मंगोलपुरी कहा जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है अभी। यहाँ तक का बात आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया। फिर 1296 में ही धोखे से अलाउद्दीन खिलजी अपने, ये बोल सकते हैं मामा, चाचा प्लस मतलब ससुर को स्टैब्ड कर देता है, चाकू घोंप के उसकी हत्या कर देता है। फिर उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाता है उसके बाद यह अपना सिंहासन हासिल कर लेता है। तो हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जिसने 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि जोधपुर इंस्क्रिप्शन ने इसका काफी तारीफ किया है विकास के लिए। जो जोधपुर इंस्क्रिप्शन हम शिलालेख को कहते हैं। शिलालेख जो कि पहले किसी पत्थर पे लिखा हुआ जो लेख मिलता था उसे ही शिलालेख कहा जाता था। तो जोधपुर शिलालेख में यह मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी को काफी प्रेज किया गया है डेवलपमेंट के लिए। एक और दो चीज देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले स्टैंडिंग आर्मी की शुरुआत करवाया था। स्टैंडिंग आर्मी की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। फिर जो इसके जो सैनिक थे, सैनिकों को इसने सबसे पहले नगद सैलरी देने का प्रथा भी एक तरह से बोल सकते हैं कि नगद सैलरी देने का जो काम है सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। फिर 1298 में इसने गुजरात मिशन किया था और गुजरात मिशन में ही इसने अपना गुलाम खरीदा था, जिसका की नाम मलिक कफूर था। मलिक कपूर था। इसको 1000 दिनारी भी कहा गया है, क्योंकि 1000 दिनार देकर इसने खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर ये जो इसका जो स्लेब था, यह एक तरह से बोल सकते हैं कि यह हिजरा था, ये था। फिर क्योंकि स्लेब कैसे खरीदा जाता था पहले के जमाना में, मैंने आप लोगों को बता दिया है पिछले क्लासों में। फिर इसने 1303 में चित्तौड़ मिशन किया था और इसी मिशन को एक तरह से जो हमारा मूवी बना है कुछ दिनों पहले पद्मावत, यह उसी मिशन की कहानी है, फिल्म में दिखाया गया है हमें। तो यह चित्तौड़ मिशन जो है, इसका जो एक कहानी लिखा था, मतलब नोवेल लिख दिया था इस पर,
जिसका कि नाम था मलिक मोहम्मद जयसी। मलिक मोहम्मद जयसी ने चित्तौड़ मिशन पे एक नोवेल लिखा था 1540 और 45 के बीच में, शेर शाह सूरी के शासनकाल में। शेर शाह सूरी के शासनकाल में इसने नोवेल लिखा था। उस नोवेल के आधार पे ही जो फिल्म बना है पद्मावत, उस नोवेल के ही आधार पे पद्मावत फिल्म का निर्माण हुआ है। इसी समय सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जौहर देखा था कि जौहर आखिर कहते किसको है। फिर इसने 1306 में साउथ इंडिया मिशन अपना शुरू किया था, जिसमें इसने मलिक कफूर को सेनापति बना के भेजा था। सेंडेड मलिक कफूर एज अ चीफ इन कमांड, कमांडर इन चीफ। तो इसने वहां पे जाके तेलंगाना का जो एक कैपिटल था, वारंगल कहा गया है तेलंगाना के कैपिटल को। तेलंगाना का जो कैपिटल था उसमें वारंगल, वारंगल का एक रूलर था जिसका कि नाम था प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव काकतिया वंश के थे, काकतिया वंश के थे। तो उस समय जो तेलंगाना के रूलर थे प्रताप रुद्र देव थे, काकतिया वंश के थे। तो इसने तेलंगाना में प्रताप रुद्र देव के ऊपर अपना विजय हासिल कर लिया था 1308 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में। और इसी के बाद मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था, जो कि यह लूट के ले गया था यहाँ से, तेलंगाना से। कोहिनूर हीरा लूट कर दिया था अपने आका अलाउद्दीन खिलजी को। फिर अब हम देख लेते हैं कि कोहिनूर हीरा का इतिहास क्या है। कोहिनूर हीरा का जो इतिहास है ये हमें बताता है कि कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर नामक जिला से मिला था। गुंटूर नामक जिला के एक गोलकुंडा नामक खदान से मिला था। गोलकुंडा नामक खदान से मिला था कोहिनूर हीरा सबसे पहली बार। तो फिर इसको मलिक कफूर ने हासिल किया और अपने आका को उपहार में दिया था। फिर एक और इसके पीछे कहानी है कि जो प्रताप रुद्र देव था उसने अपना एक सोना का प्रतिमा बनाया था और उस पे बहुत सारे फूल माला हार ये सब सोने के ही थे। वो सोना का मतलब एज ए कि हमने हार स्वीकार कर लिया है, और वो मूर्ति बना के अलाउद्दीन खिलजी को उपहार में भेजा था। और साथ में खुद ही उसने डायमंड हीरा अलाउद्दीन खिलजी को उपहार में भेजा था। तो अलग अलग किताबों में हमें अलग अलग बातें मिलती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो ये फैक्ट है ये हमें पढ़ना है। ये काफी किताबों में इसको प्राथमिकता दिया गया है, इसीलिए मैंने यही बताया आप लोगों को कि मलिक कफूर ने जीतकर मतलब हासिल करके अलाउद्दीन खिलजी को उपहार में गिफ्ट किया था। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर सनी का टाइटल दे दिया था। सिकंदर सनी का टाइटल दे दिया था। एक और काम किया इसने कि जजिया और जाकात दोनों टैक्स ला दिया था। जाकात जो है कि सिर्फ मुस्लिम को देना पड़ता था, या अभी भी देना पड़ता है, और ये जजिया जो नॉन मुस्लिम को देना पड़ता था, गैर मुस्लिम को। तो जाकात में होता था कि अगर जो भी सच्चा मुसलमान है वो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए, इस्लाम धर्म के विकास के लिए अपने जो इनकम का 1/40वां हिस्सा हर एक महीने दान करेगा। और नॉन मुस्लिम जजिया टैक्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने ये जजिया टैक्स लाया था। तो जजिया टैक्स तो देना था ही, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि खुशी से दिया जाता था टैक्स, और ये टैक्स हमारा दुखी से दिया जाता था। ये बात समझ में आ गया आप लोग। अब हम आगे देखते हैं।
सबसे पहले ही इसी ने हाउस टैक्स लगाया, घर कर, फिर एग्रीकल्चर टैक्स, फिर इरिगेशन टैक्स, फिर एनिमल फीडिंग टैक्स। ये 4 टैक्स इसने लगाया था उस समय। और करप्शन रोकने के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसे कि डिपार्टमेंट दीवाने मुसद खराज कहा गया है, जिसे दीवाने मुसद खराज कहा गया है। दीवाने मुसद खराज कहा गया। फिर इसी ने हुलिया दाग प्रथा का शुरुआत किया था। हुलिया दाग में होता था कि हुलिया दाग में होता ये था कि जो सैनिक है वो काम नहीं करते थे या फिर युद्ध में नहीं जाते थे, किसी दूसरे को भेज देते थे। तो इसीलिए हर सैनिक का एक हुलिया का जो डिस्क्रिप्शन था इसने कागज में लिखवा के सबका एक फाइल बना रखा था। और घोड़ों पर एक तरह का दाग जो कि निर्बल घोड़े युद्ध में नहीं जाएंगे, उसीलिए इसने हुलिया दाग सिस्टम का प्रथा शुरू करवाया था कि इसके सैनिक जो हैं वो चालाकी ना कर सके। ये भी काम किया। फिर इसने कुछ इमारतों का भी निर्माण करवाया। सबसे पहले देखते हैं अलाई मीनार, फिर अलाई दरवाजा, फिर सिरी फोर्ट या सिरी किला, या फिर हाउज खास। इन 4 चीजों का मोनूमेंट्स का इसने निर्माण करवाया था। फिर इसने सभी चीजों के कीमतों को फिक्स कर दिया था ताकि इसके दरबार में कुछ भ्रष्टाचारी कालाबाजारी ना हो। फिर 1316 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो मकबरा है वो भी कुतुब मीनार के ही परिसर में बनाया गया है, कुतुब मीनार के परिसर में। अब बात करते हैं इसके पोएट के बारे में, जिसका कि नाम था आमिर खुसरो। अब हम आमिर खुसरो का बात करते हैं। तो आमिर खुसरो का जो जन्म है वो 1243 से लेके और मृत्यु हुआ है 1325 में। इसका जो जन्म स्थान है वो पटियाली नाम का जगह में हुआ था, जो कि इटाह डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। तो यूपी राज्य के इटाह डिस्ट्रिक्ट में पटियाली नामक जगह पे इसका जन्म हुआ था, जिसे आज कासगंज कहा जाता है। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बारे में हम और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो काफी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसका जो कैरियर है वो बलबन के समय ही शुरू हो चुका था। ये बात समझ में आएगा। इसने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कि कव्वाली का चलन भी इसी के द्वारा हुआ था। चौथा पॉइंट है कि इसने ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग बताया था। कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ सबसे पहली बार इसी ने बोला था। फिर पांचवा पॉइंट है कि इसने जितनी भी रचनाएं की है सभी रचनाएं खड़ी बोली लिपि में किया है। फिर इसे टाइटल दिया गया है खामसाए खुसरो का। चौथा 1 2 3 4 5 6 7वां पॉइंट है कि इसने अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदरे जहां का टाइटल सुल्ताने जहां का टाइटल दिया था। सॉरी माफ कीजिएगा, सिकंदरे जहां नहीं सुल्ताने जहां का टाइटल दिया था। यह जो था यह हजरत निजामुद्दीन औलिया का चेला था। हजरत निजामुद्दीन का चेला था। और जो इसका जो मकबरा है वो हुमायूं के साथ ही हुमायूं प्लस आमिर खुसरो, इसका जो मकबरा है वो
हुमायूं के साथ में है। तो ये सब बात हमें आमिर खुसरो के बारे में याद रखना है। ये 10 बातें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्हीं 10 बातों से अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, यहाँ तक हो गया हमारा खिलजी वंश। अब हम आगे पढ़ते हैं तुगलक वंश। तो उससे पहले ही एक और छोटा सा पॉइंट है कि जब 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया, तो फिर उसके बाद उसके पुत्र मुबारक शाह खिलजी गद्दी पे बैठा, जिसने कि बाकी समय 1316 से लेकर 1320 तक शासन किया। मुबारक शाह खिलजी एक अयोग्य शासक था। ये भी गे टाइप का था, मतलब हिजरा टाइप का था। ये कपड़ा लड़कियों के वस्त्र पहनकर और कभी कभी नंगा ही दरबार में चला आता था। इसने खलीफा का उपाधि दे दिया था खुद को। खलीफा के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एक बहुत ही हाई पोस्ट होता है जो कि बहुत प्रतिभाशाली सुल्तान को दिया जाता था। तो मुबारक शाह ने खुद को खलीफा का शासन दे दिया था, खलीफा का उपाधि दे दिया था। फिर इसी वजह से इसके जो एक उस समय दरबार में एक थे, उसका नाम था गाजी मलिक, जिसने इसकी हत्या कर दी और अगला वंश तुगलक वंश का नींव रख दिया। तो अब हम अगले क्लास में तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए।